हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी एचपी टेट की प्रेपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, कुछ ही दिन रहे हैं टेट 2021 के लिए, तो आपको अपनी प्रेपरेशन को बूस्ट करना होगा। तो इस वीडियो से आप अपनी प्रेपरेशन को चेक कर सकते हैं कि आप कितना जानते हैं। इस क्वेश्चन वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी के टॉप 30 एमसीक्यू जो कि आए हुए थे जेबीटी के टेट में 2017 में। आपको तो ये पता ही है कि टेट में क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके साथ ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि गाइस हम ईच एंड एवरी ऑप्शन को भी अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो जैसे आप आगे देखेंगे आपको पता लग जाएगा। मतलब हर एक क्वेश्चन पे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं हर एक ऑप्शन को आपसे डिस्कस करेंगे। तो साथियों, इसके साथ ही आपने वीडियो के टाइटल में देख ही लिया है कि हैंड रिटन नोट्स की बात की है हमने साइकोलॉजी की। तो वो आपको कैसे मिलेंगे? तो उसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को वॉच करना है। वहाँ पे साइकोलॉजी करके आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ गाइस साथियों। इस तरह से आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जाना है। जैसे आप वीडियो के नीचे आपका हमारा यूट्यूब चैनल का नाम दिख रहा है, उसी लिंक चैनल के नाम पे आपको जाना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे वीडियो का सेक्शन मिल जाएगा। वीडियो पे अपने नहीं जाना गाइस, इसमें अपडेटेड वीडियो आती है जो अभी रिसेंटेड है। आपको सीधा यहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाना है। ओके, जैसे आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे आप देखेंगे यहाँ पे हमने अलग अलग सीरीज़ है। जियोग्राफी के, केमिस्ट्री के, सुपर सीरीज़ है, पॉलिटिकल है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। वहीं पे आपको यहाँ पे साइकोलॉजी एचपी टेट 2021 वाली सीरीज़ मिल जाएगी। ओके, आपको बस यहीं पे जाना है अगर आप साइकोलॉजी, हालांकि अगर आप और सब्जेक्ट्स भी रिलेटेड है आपके हिमाचल जी के इत्यादि के कुछ पढ़ना चाहते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सुपर सीरीज़ में हमने आर्ट्स का मटेरियल इसमें ज़्यादातर है, तो आर्ट्स वाले यहाँ पे देख सकते हैं अगर उन्हें अपने सब्जेक्ट्स का कुछ देखना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पे हैं। तो आपको अगर साइकोलॉजी की देखें तो आपको सिंपली इसको क्लिक करना है। 11 वीडियो हमने बनाई हुई है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए साथियों, यहाँ पे साइकोलॉजी सीरीज़ 1 चैप्टर 1 इंटेलिजेंस, इसमें मतलब मैंने हर एक चीज़ डिस्कस की है। इस वीडियो को जब आप देखेंगे ना गाइज, इस जो अभी मैं आपको वीडियो में क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ, जो जेबीटी में 30 क्वेश्चन आए हैं, इसी चैप्टर से उसमें 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं इंटेलिजेंस के ऊपर से। ओके, और उसके बाद यहाँ पे लर्निंग थ्योरी देख सकते हैं। उसके बाद हमने मोटिवेशन के चैप्टर किए थे, ठीक है, थिंकिंग के किए थे, है ना। इसी तरह से और भी यहाँ पे देख सकते हैं जीन प्याजे का किया हुआ था। इसके अलावा साइकोएनालिटिक थ्योरी जो है उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो ये चीज़ है। इसके साथ ही आप यहाँ पे और भी देख सकते हैं 3-4 वीडियो और भी नहीं है, मतलब कुल मिलाकर 11 वीडियो है। इसमें से कुछ एक वीडियो अभी बनानी अधूरी रह गई है। अगर आपका सपोर्ट मिलेगा, आपका प्यार मिलेगा, तो मैं विद इन 3 to 4 डेज़ जो है आपके लिए 5 से लेकर 6 वीडियो और बनाने वाला हूँ, जिसमें कि हम लगभग 8 से 10 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए आपको बस वीडियो को लाइक कर लेना है, कमेंट में अपनी राय ज़रूर देनी है कि आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप कमेंट ज़रूर करें कि जी आप जो है नेक्स्ट वीडियो बनाइए, साइकोलॉजी का सब्जेक्ट पूरा कीजिए, तब पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ ही गाइज आपको वीडियो को शेयर करना है। अगर आप शेयर करेंगे तभी हमारे अंदर मोटिवेशन आता है नई वीडियो बनाने का। तो ये चीज़ है। अगर आपने अभी तक किसी नई वीडियो नहीं देखी है तो देख ले, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने देख लिया, फ़ायदा ले रहे हैं इससे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हैंड रिटन नोट्स है गाइज इन यहाँ पे। मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी लेता हूँ यहाँ पर, एक सेकेंड। तो यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे वीडियो है, इसको मैंने प्ले किया है। आप यहाँ देख सकते हैं 25 मिनट की है। इनमें एक एक चीज़ को मैंने अच्छी तरह से डिस्कस किया, जैसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी है। इस तरह से बिल्कुल ये हैंड रिटन नोट्स है। यकीन मानिए साथियों, बिल्कुल मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जो है एक टेट में मेरे इन्हीं नोट से 27 नंबर लाए थे। 30, आप जानते हैं 30 नंबर का आता है, तो 27 सिक्योर के थे, एक में 25। इन्हीं नोट से टोटल जो है 12 से 13 ही जो चैप्टर है इसमें किए हैं। इन्हीं कोई आपको 2-3 दिन के अंदर आप पढ़ेंगे ना तो आप इजीली तैयार करेंगे। हालांकि मैं भी बता रहा हूँ आपको, इसमें जो है माफ़ कीजिएगा, इन्हीं जो बिलो लिस्ट है, प्ले लिस्ट में भी 5 से 6 वीडियो और बनेगी, ताकि आपके साइकोलॉजी का और कुछ एक जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो भी कवर हो जाए। ओके, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो उसके लिए आपको लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लेना है, तभी हम आपके लिए जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। तो यहाँ पे हमने एक एक चीज़ को अच्छी तरह से समझाया हुआ है। तो ओके गाइस, अब आप समझिए होंगे कि आपको क्या करना है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना है, वीडियो को कमेंट करने के साथ साथ आपको वीडियो को शेयर ज़रूर कर लेना है, क्योंकि जब भी आप शेयर करेंगे तो आपको फेसबुक, व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप में शेयर करना है, या फिर उन साथियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है जो टेट पी टेट या सी टेट या किसी भी अदर स्टेट टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके साथ ही टीजीटी कमीशन इत्यादि के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, लेकिन टेट के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है। तो क्या आप समझ गए हैं? तो आपको, आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको नीड है, आपको ज़रूरत है कि आप 3 से 4 दिन के अंदर साइकोलॉजी में अच्छे खासे नंबर लाना चाहते हैं, क्योंकि गाइस सब्जेक्ट्स का तो सभी को पता होता है, कुछ एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर आप 90 नंबर या 90 नंबर सिक्योर करना चाहते हो तो आपका साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सीडीपी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओके, तो बहरहाल बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है,
अधिगम के सूझ सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। आज की वीडियो हमारी बाइलिंगुअल रहने वाली है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट मुझे आ रहे थे कि ज़रा आप इंग्लिश में बताते नहीं है, एक्सप्लेन नहीं करते। तो इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि सब कुछ बाइलिंगुअल हो, हालांकि वीडियो लंबी बन सकती है, तो उसके लिए आपको पेशेंस बनाए रखना होगा। तो क्वेश्चन है, इनसाइड लर्निंग थ्योरी वाज गिवन बाई, सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कोहलर। गाइज जो कोहलर है, कोहलर ने इनसाइड थ्योरी दी थी, आपको पता है, और मैंने अपनी जब लर्निंग वाला चैप्टर करवाया था, जब भी मैं प्लेलिस्ट दिखा रहा था, चैप्टर नंबर 2 हमने करके बताया है लर्निंग थ्योरीज का, अधिगम का सिद्धांत। उसमें मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से एक एक चीज़ बताई हुई है, उसको बिल्कुल देखना है। फर्स्ट चैप्टर इंटेलिजेंस का है, दूसरा चैप्टर लर्निंग थ्योरी का है, उन दोनों को समझिए, अच्छी तरह से देख लो गाइज, आपके 5 से 6 क्वेश्चन ईजिली बन जाएंगे टैट के एग्जाम में, श्योरली कह रहा हूँ। तो क्या कोहलर ने दिया था। आपको कुल मिलाकर 5 मेन प्रिंसिपल है, 5 थ्योरीज है जो आपको अच्छी तरह से होनी चाहिए थी। उसमें से एक जो थ्योरी है वो है इनसाइट लर्निंग थ्योरी, जिसे हम अधिगम के सूझ का सिद्धांत कहते हैं, इसको हम सूझबूझ का सिद्धांत कहते हैं, कुछ इसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। गाइस जितने भी शब्द बता रहा हूँ इनको ढंग से देख लीजिएगा, क्योंकि अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। हिंदी में ऐसा पूछा जा सकता है कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था, तो कोहलर ने दिया था, याद रखना है कोहलर ने। गाइस कोहलर वर्ग नहीं है, कोहलर वर्ग और है, कोलरबर्ग ने ये सिद्धांत नहीं दिया था, सिंपल कोहलर ने दिया था। ऑप्शन कोलरबर्ग दिया था, तो कुछ एक कोलरबर्ग के साथ चले जाते हैं। आपको मैं टाइम दे के अच्छे अच्छे एक एक ऑप्शन सुनाना चाहता हूँ, बिकॉज इसीलिए, क्योंकि हमारा मोटिव ऐसा नहीं कि 30 क्वेश्चन बता दिया आपको बस हो गया। ईच एंड एवरी ऑप्शन को आपसे डिस्कस करेंगे, इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको देंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो इनसाइट लर्निंग थ्योरी है, जो कि किसके द्वारा किया गया था, कोहलर के द्वारा दिया गया था। इन्होंने किसके ऊपर ये अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो इन्होंने चिंपैंजी के ऊपर किया था। एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, हर एक चीज़ ये प्रीवियस ईयर के टेट में आई हुई है, तो आपको रखना याद किसके ऊपर किया था इन्होंने, चिंपैंजी। नोट्स बना लेगा इस बेहतर होगा। ओके, चिंपैंजी के ऊपर किया था, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। और उस चिंपैंजी का नाम तक पूछ लेता है साइकोलॉजी में। आपको मजाक लग रहा होगा अगर आप फर्स्ट टाइम टेट देने जा रहे हैं कि क्या सच में इस तरह क्वेश्चन आते हैं। गाइस यकीन मानिए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि ये कोलर के द्वारा जो अधिगम का सूझबूझ का सिद्धांत दिया गया था, इनसाइट लर्निंग थ्योरी दी गई थी कोलर के द्वारा, उनके द्वारा जो चिंपैंजी का इस्तेमाल किया गया था, एक्सपेरिमेंट जिसके ऊपर किया गया था, उसका नाम क्या था, सुल्तान था। उसका नाम क्या था, सुल्तान। चिंपैंजी के ऊपर किया गया था, सुल्तान था उसका नाम। ओके, इसके अलावा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है गाइस कि कोलर जो है ये गेस्टाल्टवादी है। क्या है, गेस्टाल्टवादी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब गेस्टाल्टवादी क्या होता है गाइस, गेस्टाल्टवादी होता है ऐसा जो मतलब किसी चीज़ को पूर्ण रूप से स्टडी करते हैं, मतलब डीप स्टडी करते हैं, उसको गेस्टाल्टवादी कहते हैं। अब क्वेश्चन कैसा बनेगा, गेस्टाल्टवादी तो समझिए क्या होंगे आप। क्वेश्चन इस तरह से बनता है गाइस कि आपके पास 4 ऑप्शन देंगे, इनमें से बनेंगे, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजिस्ट गेस्टाल्टवादी नहीं थे। तो गेस्टाल्टवादी थे कौन कौन, पहले मैं उनके नाम बता देता हूँ। एक तो कोलर थे, ओके, एक कोलर, कोफा, बर्दिमर और चौथे का नाम है कर्ट लेविन। एक बार फिर से नाम रिपीट कर लेता हूँ, ढंग से लिखिएगा। कोहलर, कोफा, बर्दिमर और कर्ट लेविन, ये जो 4 साइंटिस्ट थे, माफ कीजिएगा, साइंटिस्ट नहीं, साइकोलॉजिस्ट थे। इन 4 साइकोलॉजिस्ट को गेस्टाल्टवादी कहा जाता है। मतलब इन्होंने ऐसा समर्थन दिया था कि जब किसी चीज़ को, किसी मैटर को हम डिस्कस करते हैं, उसके हम डीप एनालाइज करना चाहिए, डीप तरीके से उसको समझना चाहिए। ओके, डीप एनालिसिस मतलब एक वस्तु का पूर्ण रूप से स्टडी को ही गेस्टाल्टवादी कहते हैं। कर्ट लेविन ने क्षेत्रवाद की थ्योरी भी दी थी, ये भी आपको एडिशनल चीज़ मैंने बता दी। गाइज एक क्वेश्चन को इतना टाइम दे रहा हूँ, ट्रस्ट मानिए, इन्हीं से ही आपके अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो बहरहाल इस क्वेश्चन में इतना ही। तो आपको ये याद रखना है, माफ कीजिएगा, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दी थी, कोलर ने दी थी। ओके, कोलर के अलावा मैंने आपको एडिशनल चीज़ बताई थी कि गेस्टाल्टवादी ऑप्शन एग्जाम में आए हुए चीज़ ये गाइज कि आपके पास 3-4 ऑप्शन देंगे, उसमें बताएंगे आपको कि इनमें से गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कौन से नहीं है। तो आपके पास दिए होंगे ऑप्शन कोहलर, कोफा, बर्दिमर और कर्ट लेविन, आपको उनमें से छांटना है। ओके, आई होप समझ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको हल दिख रहा है, हल ने रेनफोर्समेंट थ्योरी दी थी। ओके, तो जो ये इनका पूरा नाम CL हल है, CL हल ने क्या दिया था, इन्हें रेनफोर्समेंट थ्योरी दी थी, रीएनफोर्समेंट थ्योरी, जिनको हिंदी में पुनर्वलन का सिद्धांत कहते हैं। पुनर्वलन आप जानते हैं ना, रेनफोर्समेंट थ्योरी, पुनर्वलन का सिद्धांत की जो थ्योरी दी थी वो क्लार्क हल ने दी थी। जबकि यहाँ पे आपको और ऑप्शन दिख रहा है, स्किनर ने भी एक थ्योरी दी थी। गाइस स्किनर ने कौन सी थ्योरी दी थी, तो इन्हें ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, तो BF स्किनर के द्वारा। वही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर विस्तार से आपने जानना है कौन सी थ्योरी किसने दी थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको हमारी प्लेलिस्ट को देखना है, जैसे मैंने भी आपको बताया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशालिता किस पर आधारित करती है, मतलब गिफ्टेडनेस इज ड्यू टू। गाइस कोई भी बालक गिफ्टेडनेस है, आप जानते हैं गिफ्टेडनेस कब होता है, जब उसका IQ लेवल 120 से ऊपर होता है। अभी आगे आएगा क्वेश्चन IQ बात, तब भी मैं आपको अच्छी तरह से बता दूंगा।
बहरहाल कोई भी बालक है, मतलब सिंपल भाषा में वो इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट मतलब जीनियस है ना, डल है, अब्रेज है, मतलब कमज़ोर है एजुकेशन के बोल रहा हूँ मैं उसके आईक्यू के पर्सपेक्टिव में। तो ऊपर किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास ऑप्शन है आनुवंशिकता, संरचना, वातावरण की प्रेरणा, या फिर मनोवैज्ञानिक कारण। ओके, तो आपको यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों होगा? ए और बी दोनों, ए और बी है, ए है जेनेटिक मेकअप, बी है एनवायरमेंटल मोटिवेशन। अब इसको समझिए, बिल्कुल सिंपल चीज़ है, क्वेश्चन को इसी तरह से घुमा फिरा के देता है, लेकिन इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है। अगर हमारे साथ जुड़े हैं तब आपको पता है इसका आंसर सी क्यों है। अब देखिए गाइस, कोई भी बच्चे की डेवलपमेंट है ना, सिंपल याद रखिए, कोई भी बच्चे की डेवलपमेंट जो होता है, जो विकास होता है, किसी भी तरह का विकास, अलग अलग तरह के विकास होते हैं ना, आप जानते हैं शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, ओके, मनोवैज्ञानिक विकास होता है, ओके, उसी तरह से संज्ञानात्मक जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। तो जो किसी भी एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंट के ऊपर, उसके अलावा उसके जेनेटिक मेकअप के ऊपर। जेनेटिक मेकअप मतलब उसके आनुवंशिकता जो होती है ना, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का अंतःक्रिया डेवलपमेंट होता है। आपको मैंने ये फॉर्मूला पहले भी बताया कि जो डेवलपमेंट होता है डी इक्वल टू होता है इन्वायरमेंट इंटू एच, एच मतलब हेरिडिटी अनुवंशिकता, ओके, ई इंटू एच मतलब वातावरण गुना आपका हेरिडिटी मतलब आनुवंशिकता। इन दोनों की अंत्यक्रिया होती है विकास। गाइज ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी पूछा जा चुका है, टेट में याद रखना, और अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि जो विकास है, विकास इनमें से क्या है, नीचे 3-4 ऑप्शन देगा, एक ऑप्शन में दिया होगा कि वातावरण और आनुवंशिकता की अंत्यक्रिया। तो आपको सिंपल ये क्वेश्चन भी उसी तरह का है, बस अलग तरीके से पूछा गया है। अब प्रतिभाशालिता की बात की जा रही है, प्रतिभाशालिता भी तो तभी होगी जब उसका डेवलपमेंट जो है और बेहतर होगा। जैसे एक साधारण बालक ही है मान लो, एक ये दूसरा बालक है, ये मान लीजिए नॉर्मल है, इसका आईक्यू लेवल 90 है, तभी नॉर्मल होगा ना, एवरेज होगा। इसका मान लीजिए 140 है, 140 होगा मतलब गिफ्टेडनेस होगा, इंटेलिजेंट होगा ज़्यादा। तो सिंपल चीज़ है, ये गिफ्टेडनेस है किसकी वजह से? तो इसका सिंपल चीज़ है कि इसकी जो अंत्यक्रिया होगी, हो सकता है इसकी हेरिडिटी अच्छी हो, या फिर इसका एनवायरनमेंट अच्छा हो, जो उसके घर परिवार स्कूल जहाँ पे भी रहता है उसका वो अच्छा हो सकता है इसके माँ बाप अच्छे हो। तो दोनों की अंत्यक्रिया होता है, दोनों का इंट्रैक्शन होता है, तभी ये इसकी गिफ्टेडनेस ज़्यादा है। आई होप आप समझ रहे हैं जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया, इसको आप नोट कर लीजिए, डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट, या ई इंटू एच, इसको आप इजिली याद करेंगे। इन दोनों की अंत्यक्रिया सिर्फ एक की वजह से नहीं हो सकता, मतलब जरूरी नहीं है कि अगर किसी का एनवायरमेंटल अच्छा हो, मान लीजिए अच्छे घर में रहता हो, अच्छे पढ़े लिखे माँ बाप हो, सराउंडिंग में अच्छे पढ़े लिखे हो, तो तब भी जरूरी नहीं है कि जो बालक जहाँ पे उस सराउंडिंग में रह रहा है वो इंटेलिजेंट होगा, अच्छा बनेगा, हो सकता है वो चोर डकैत भी बने। ओके, तो मतलब दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी हेरिडिटी कैसी है, उसके माँ बाप की आनुवंशिकता कैसी है, और उसका एनवायरमेंट कैसा है, दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है विकास। आई होप आप समझ ही गए होंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है, तो आपको बिल्कुल सिंपल याद रखना है, जो विकार है या डिसऑर्डर है, डिसेबिलिटीज़, ये आते ही है, बिल्कुल इजी तरह से आपको याद रखना है। जिसकी सिंपल चीज़ है, अब भाषा से पूछा है मतलब लैंग्वेज डिसऑर्डर, ओके, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख ले, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इज, मतलब सिंपल पूछा, जैसे पठन विकार होता है, ओके, उसी तरह से गणितीय विकार होता है, लिखन विकार होता है, शारीरिक विकार होता है, बोलने संबंधी विकार होता है, मतलब अलग अलग डिसेबिलिटीज़ होती है, डिसऑर्डर्स होते हैं। यहाँ पे आपसे भाषा बोधन पूछा है, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होता है डिसलेक्सिया। क्या होगा? डिसलेक्सिया। गाइस डिसलेक्सिया को पठन विकार कहते हैं, सिंपल आपको याद रखना, मतलब ऐसा छात्र, ऐसा कोई बालक जिसको पढ़ने संबंधी या रीडिंग संबंधी कोई प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ पे लिखा है भाषा अवबोधन। अब कोई बालक है मान लीजिए वो भाषा को पढ़ नहीं पा रहा है, किसी कारणवश से भाषा को कुछ और पढ़ रहा है, गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं साइकोलॉजी की भाषा में कि इसके अंदर डिसेबिलिटीज़ है, अलग अलग तरह की डिसेबिलिटीज़ होती है, तो उसके अंदर होगी डिसलेक्सिया। ओके गाइज, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ट्रस्ट कीजिए, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं टेट के एग्जाम में। अलग अलग हो सकता है कि इस बार डिसलेक्सिया ना पूछ के डिस्ग्राफिया पूछे, तो अगर डिस्ग्राफिया पूछे, ये भी मैं आपको बता दूं, डिस्ग्राफिया पूछे तो डिस्ग्राफिया को वो होता है रिटन डिसेबिलिटीज़, यानी कि लिखन विकार। किसी को विस्तार से चाहिए वो हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर सकता है। उसी तरह से अगर डिसकैल्क्यूआ है तो डिसकैल्क्यू होता है गणितीय विकार, डिसथीमिया है तो वो शारीरिक विकार होता है, डिसअफेजिया अगर हो तो डिसअफेजिया, यहाँ पे अफेजिया लिखा है गाइस, अफेजिया वहाँ पे अगर होगा तो इस तरह से होगा डिसअफेजिया। अगर डिसअफेजिया हो तो वो बोलने संबंधी विकास होता है, मतलब भाषण संबंधी या बोलने संबंधी डिसेबिलिटीज़ होती है। आई होप आप समझ ही रहे हैं। उस तरह से यहाँ पे अप्रेक्सिया है, अगर डिसअप्रेक्सिया होता तब वो चलने संबंधी विकार होता। तो ओके, इसमें मुख्य रूप से दो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई। डिसलेक्सिया, ये तो आपको समझिएगा पठन विकार है। अगर डिसग्राफिया भी बहुत बार आता है तो रिटर्न संबंधी होगा। डिसकैल्कुलिया होता तो गणितीय संबंधी। डिसथेमिया होगा तो शारीरिक कमी होगी, शारीरिक कमजोरी। ओके, आई होप आप समझ रहे हैं। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान को क्या निर्धारित नहीं करता?
तो यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिटरमाइंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या निर्धारित नहीं करता। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्धारण, फिक्सेशन। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन को ढंग से देखेंगे, जैसे इनसाइट है, अंतर्दर्शन, प्रॉब्लम को, जो भी प्रॉब्लम होगी प्रॉब्लम को सॉल्विंग करे, उसके इनसाइट का मतलब होता है अच्छी तरह से उसके बिल्कुल डीप कॉन्सेप्ट को समझना कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, उसकी जड़ तक जाना। मेंटल सेट, ये भी है मानसिक, जो मेंटल सेट आपको पॉजिटिव सेंस में होगा, है ना। इंट्रेचमेंट, ये भी सही है, मोर्चाबंदी, मतलब फिक्सेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये डिटरमाइन नहीं करेगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होगी, समस्या समाधान को निर्धारण नहीं करेगा। जो आप ऊपर के 3 ऑप्शन ये टिक हो जाएंगे। तो आपको एलिमिनेशन मेथड का भी ध्यान रखना है, मैंने हर वीडियो में बताता हूँ, साइकोलॉजी में एलिमिनेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक पर्सनैलिटी अ साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन 1937 किसके द्वारा लिखी गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इसमें खुद ही बन रहे हैं। फेमस बुक पर्सनैलिटी अ साइकोलॉजी इंटरप्रिटेशन 1937। सबसे पहले आपको याद रखना, जो पर्सनैलिटी की ये बुक है अ साइकोलॉजी इंटरप्रिटेशन, ये लिखी कब गई थी, 1937 में लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ऑलपोर्ट के द्वारा। ओके, ऑलपोर्ट के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। सिंपल आपको डायरेक्ट इसको याद रखना है। एक आधा बुक या एक आधा स्टेटमेंट जरूर पूछा जाता है टेट के एग्जाम में, तो उसके लिए अब हम बता नहीं सकते। साइकोलॉजी में तो 500 से लेकर 600 तक की इंपॉर्टेंट हो सकते, हज़ारों में हो सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट कम से कम 500 स्टेटमेंट्स है। तो इसमें आपको आइडिया बताना है, कुछ एक स्टेटमेंट कॉमन होते हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। ओके, उसी में से एक ये है कि किसने कहा था कि समायोजन एक प्रक्रिया है ना कि अवस्था। तो ये गाइस स्ट्रेंज ने कहा था, इसको आपको डायरेक्टली याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि वहाँ बालक जो व्यवहार में सामाजिक मापदंड से विचलित हो जाता है या भटक जाता है वो बाल अपराधी होता है। तो गाइज ये हेली ने कहा था। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ आपको एडिशनल, बिकॉज ये डायरेक्ट स्टेटमेंट्स है ना। जैसे शिक्षा में मनोविज्ञान होना चाहिए, किसने कहा था, ये थॉर्नडाइक, माफ कीजिएगा, स्किनर ने कहा था। ओके, इसी तरह से इंद्रियां ज्ञान का प्रवेश द्वारा, ये रूसो ने कहा था। ये कुछ एक चीज़ है जो कॉमन है, हो सकता है कि रिपीट हो, बाकी मैं आपको श्योरली नहीं बता सकता हूँ कि आएगा ही आएगा एग्जाम में। ओके, आई होप आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अपराध का कारण है, यानी कि वन ऑफ द कॉज ऑफ डेलिक्वेंसी इज, यानी कि जो बाल अपराध होते हैं गाइज किसी भी कारण से, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसका मेन रीजन क्या है वो आपको बताना है डेलिक्वेंसी का। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। व्हाई? बिकॉज हेरिडिटी, इन्वायरमेंट और घर का वातावरण। तो वही चीज़ आ गई ना। अब यार कोई भी बालक, जैसे अभी गिफ्टेडनेस की बात की थी हमने कि प्रतिभाशालिता की, उसमें वही फॉर्मूला रखा था, डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट। जब भी गाइस इसी तरह क्वेश्चन आए ना, आप इसको बिल्कुल गांठ बांध लो। इस तरह का क्वेश्चन आए, आपको लगे क्वेश्चन, मैंने अभी पहले भी बताया, क्वेश्चन में लॉजिक ही लगता है, हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट, बस फर्क होता है कि पूछने का तरीका अलग है। यहाँ भी देखो बिल्कुल अलग तरीके से, सिर्फ यहाँ पे घर, होम इन्वायरमेंट को और इस इन्वायरमेंट को दोनों ऑप्शन दे दिए, बात एक ही है, ताकि आप इन 3 में से कोई एक टिक मारे, जबकि राइट ऑप्शन डी था। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब गाइज कोई भी बालक चोर बने, डकैत बने, साइंटिस्ट बने, महान आदमी बने, है ना, कोई डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, डेवलपमेंट के ऊपर, उसके विकास के ऊपर। समझ रहे हैं ना, सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, ताकि आप कभी भी इस फॉर्मूले को ना भूलें। कुछ भी बनेगा किसी तरह की उसकी पर्सनैलिटी होगी। हालांकि पर्सनैलिटी का चैप्टर हमने भी नहीं किया है, नेक्स्ट वीडियो पर्सनैलिटी के ऊपर ही होगी। आप वीडियो को बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब किसी भी की भी पर्सनैलिटी कैसी बनेगी, वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, उसके डेवलपमेंट के ऊपर, कि डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, उसका विकास कैसा हो रहा है। अब विकास किसके ऊपर डिपेंड करता है गाइस, दोनों के ऊपर करता है। जैसे मैंने भी बताया, हेरिडिटी के ऊपर, आनुवंशिकता के ऊपर। इसकी आनुवंशिकता आप समझ गए ना, जेनेटिक मेकअप, मतलब कि जेनेटिक मटेरियल, जो कि आनुवंशिकता गुण, जीन्स जो होते हैं ना, क्रोमोसोम जीन जो माँ बाप के से बच्चों को मिलते हैं, उसके साथ ही ई मतलब हेरिडिटी। तो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उसकी इन्वायरमेंट कैसा होगा। अब बालक अपराधी बन रहा है, बाल अपराध कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या, मतलब हेरिडिटी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, इन्वायरमेंट के भी। तो बी और सी दोनों में इन्वायरमेंट लिया तो दोनों के लेंगे, तो डी। समझ रहे मेरा बात कुल मिलाकर। तो गैस यार, मैं इतने जोर जोर से समझाने का प्रयास इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें रिपीटेड है, और अलग अलग तरीके से यही कॉन्सेप्ट बार बार से पूछा जाता है कि डेवलपमेंट किसके इक्वल होता है, तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। क्योंकि कुछ एक ऐसे होते हैं ना, ऐसे साथी होते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं भाई, इन्वायरमेंट का ही सारा योग है, जो कुछ भी खेल है विकास का, वो तो इन्वायरमेंट का होगा। जिसका अच्छा परिवेश मिलेगा वो तो अच्छा बनेगा, बुरा परिवेश मिलेगा बुरा। ऐसा नहीं होता साइकोलॉजी के हिसाब से, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मैंने पहले भी आपको एग्जाम्पल दिया, जरूर नहीं कि अगर इन्वायरमेंट अच्छा हो बालक भी अच्छा बनेगा। हो सकता है कि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि पॉवर्टी में जीते हैं, कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं पॉवर्टी में जीते, इन्वायरमेंट बिल्कुल जीरो होता है, फिर भी वो चमक कर हीरे बनते हैं। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, है ना। इतनी पॉवर्टी में रहे, उतना अच्छा वातावरण नहीं भी कह सकते हम उनको, हालांकि उनकी पॉवर्टी पे मतलब बार नहीं कर रहा हूँ। आई मीन टू से ओनली दैट कि जो उनका अच्छा परिवेश नहीं था, जो स्टैंडर्डाइज परिवेश नहीं था जहाँ पे उन्हें रीच किया। हम जानते डॉक्टर अब्दुल कलाम जी अपने आप में एक मोटिवेशन थे। तो ये चीज़ होती है।
तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बच्चे की वास्तविक आयु 20 है जबकि उसकी मानसिक आयु 18 है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आपको अगर ये सब पता नहीं है आईक्यू क्या है, किसने टेबल दिया था, क्या कुछ जो भी आपने कुछ क्लियर करना है, उसके लिए आपको सिंपली हमारी प्लेलिस्ट का फर्स्ट चैप्टर देखना है, इंटेलिजेंस वाला। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले ही बताया जब वीडियो शुरू हो रही थी। तो गाइस जो इंटेलिजेंस वाला चैप्टर है आप इसको प्लीज़ करके देख लो यार, इससे ज़रूर ही ज़रूर ऐसा कोई भी टाइप का एग्जाम में जहाँ से यहाँ क्वेश्चन नहीं बनता है, कम से कम 2 क्वेश्चन तो आते ही है। यहाँ पे देखो दोनों क्वेश्चन जो है टैट में आपको जो यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे 9वां और 10वां दोनों के दोनों क्वेश्चन आईक्यू से आए हैं। और ये आईक्यू किस कौन से चैप्टर में मिलेगा, इंटेलिजेंस, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। बहरहाल इस क्वेश्चन की ओर लौट के आते हैं। यहाँ पे आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है आईक्यू का। गाइस जो आईक्यू होता है MA डिवाइडेड बाई CA गुना 100। अब यहाँ पे MA मतलब मेंटल एज यहाँ पे कितनी दी है, 18 दी है। ओके, अब इसको डिवाइड करेंगे हम कितने से, इसकी क्रोनोलॉजिकल एज मतलब जो इसकी वास्तविक आयु कितनी है, 20 है। तो 20/18 गुना 100, तो हम जब इसको करेंगे तो ये बन जाएगा, एक सेकेंड, जब इसको करेंगे 20/18 गुना 100 करेंगे ना, तो 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 18 पंजे 90, तो कितना आ गया 90। तो आपको सिंपली यहाँ पे राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए 90। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 90। तो अब सिंपली यहाँ पे सब थोड़ी चीज़ समझिए कि अब क्या है ये। तो यहाँ से तो आपको सिंपली आईक्यू निकालना है। अब यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, आपको आईक्यू से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पता होना चाहिए। सबसे पहले आईक्यू का फॉर्मूला, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेते लिया जाता है गाइस, बहुत बार टेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। MA/CA × 100, इसको आप बिल्कुल रट लो। मेरा फिर से बोलना चाहूँगा, इंटेलिजेंस का चैप्टर देख लो। अब मैं इसके बाद फिर से नहीं बोलने वाला हूँ। ओके, देखना तो देख लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ट्रस्ट में गाइस। मैं अपने व्यूज़ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ आईक्यू का फॉर्मूला आपको पता लग गया। अब क्वेश्चन बनता है कि आईक्यू का फॉर्मूला दिया किसने था, तो आपको सिंपल याद रखना आईक्यू का जो ये वाला फॉर्मूला, ये दिया था स्टर्न ने। माफ़ कीजिएगा, किसने दिया था, स्टर्न ने। तो जो स्टर्न थे उन्होंने आईक्यू का फॉर्मूला दिया था। और आईक्यू का एक टेबल है, जैसे आईक्यू का टेबल आपको पता ना, जैसे अभी मैं बता रहा था 140, 120, अगर किसी का आईक्यू 140 है उसको जीनियस बोलते हैं, 120 है तो उसको सुपर या सुपीरियर कहते हैं, 90 है तो उसको एवरेज या नॉर्मल कहते हैं, किसी का 25 या 25 से कम उसको डल बोलते हैं। डल मतलब जड़ बुद्धि, जिसको इडियट बोलते हैं। तो ऐसा जो टेबल दिया था ये स्टर्न ने नहीं दिया था, वो दिया था टर्मन ने। ओके, टेबल किसने दिया था आईक्यू का, वो टर्मन ने दिया था, जबकि फॉर्मूला किसने दिया था, स्टर्न ने दिया था। ओके, और सबसे पहले जो आईक्यू मापने की स्केल दी थी वो किसने दी थी, बिने ने दी थी। उसका नाम था बिने साइमन स्केल। बिने साइमन स्केल। डिटेल लेक्चर चाहिए हैंड रिटन नोट से तो आप लेक्चर देख लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक बच्चे की बुद्धि लब्धि आईक्यू 140 है तो वो क्या कहलाएगा, भी जैसे मैंने अभी जस्ट अभी जैसे बताया, तो प्रतिभाशाली। तो गाइस कैसे हम डिसाइड करेंगे उसकी, क्योंकि हमारे पास टेबल दी गई थी टर्मन के द्वारा, जो टर्मन दी थी उसी टेबल वो हमारे पास आज भी मौजूद है। उसी टेबल में हम देखते हैं कि किसका आईक्यू लेवल कितना है। चेक कैसे करते हैं, फॉर्मूले से आईक्यू इक्वल टू MA/CA × 100। जैसे उसको हम चेक करेंगे फिर हम देख लेते हैं टर्मन की टेबल से कि उसका आईक्यू कैसा है। तो अगर किसी का 140 आता है तो उसको हम प्रतिभाशाली मानते हैं। ओके, अगर 120 से 140 आए तो उसको सुपीरियर मानते हैं, 110 से 120 आए तो उसको तीव्र बुद्धि वाला बोलते हैं, 90 से 110 आए तो उसको जनरल या एवरेज बोलते हैं, 70 से 90 के बीच में मंद बुद्धि बोलते हैं, 50 से 70 अगर किसी का होगा तो उसको रिटार्ड चाइल्ड या बैकवर्ड चाइल्ड कहते हैं, 50 से 25 से 50 को मूड या मूर्ख कहते हैं। ओके, अगर किसी का 25 से भी कम है उसको जड़ बुद्धि या इडियट कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि और वैदिक काल में बालक कहाँ पढ़ते थे, आपने रामायण महाभारत में देखा होगा कि गुरुकुल में पढ़ा करते थे। उस दौरान के बालक गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी ऋषि मुनियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि की सामान्य सीमा क्या है। सामान्य सीमा को देखिएगा, क्वेश्चन को टेक्निकली पूछा गया है, हालांकि पूछना चाहता है बिल्कुल वही क्वेश्चन बोल रहा है कि बुद्धि मतलब जो साधारण बालक होता है, जो नॉर्मल होगा, एवरेज होगा, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। अभी जैसे मैं बता रहा था वो 90 से 100, 90 से 110, तो क्या समझ रहे हैं ना। तो व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ आईक्यू, 90 से 110। तो आपको सिंपल याद रखना 90 से 110 ही है। आपने ऑप्शन आ सकता है 90 से 120, हालांकि यहाँ पे नहीं आया क्योंकि और टेट है, मुझे याद नहीं है कि आर्ट्स का है या नॉन मेडिकल का है, उसमें दिया गया था 90 से 120 एक ऑप्शन, एक था 90 से 110 ही। तो बहुत सारे ने 120 वाला भी टिक करे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो टर्मन ने टेबल दी थी वही आपको टिक मारना है। ओके, अगर आपको वो टेबल चाहिए तो आपको वीडियो देखने, क्योंकि उसमें मैंने वो टेबल बिल्कुल अच्छी तरह से बताई। तो 90 से 110 ही होगा, ये भी आपको याद रखना है। तो ओके, तो यहीं पे देखो गाइस, आपको 3 क्वेश्चन तो यहीं पे मिल गया आपको इंटेलिजेंस से। इसीलिए मैं बताता हूँ कि जो मैं चैप्टर करवा रहा हूँ वो एग्जाम ओरिएंटेड है, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन उन्हीं में से बनते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष आवश्यकता वाले बालक को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। एजुकेशन फॉर चाइल्ड विद स्पेशल नीड शुड बी प्रोवाइडेड। तो सबसे पहले जो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं वो क्या होते हैं। स्पेशल चाइल्ड होते हैं जो दिव्यांग है ना, जो दिव्यांग है या किस तरह के
मतलब शारीरिक रूप से अक्षम बालक है, जरूरी नहीं कि शारीरिक रूप से ही, अगर अक्षम कोई है, डिसेबल्ड है, उसी को हम स्पेशल चाइल्ड कहेंगे। मानसिक रूप से भी हो सकता है, कोई मेंटल लेवल भी किसी का अगर ठीक नहीं है, मानसिक रूप से भी अगर कोई कमज़ोर है, तो उसको भी हम स्पेशल चाइल्ड कहेंगे। तो सबसे पहले जो मैं बताऊँगा कि जो विशेष आवश्यकता वाले स्टूडेंट्स होते थे, उनको स्पेशल स्कूल में पढ़ाते थे। किस में पढ़ाते थे? स्पेशल स्कूल में। किस में पढ़ाते थे? स्पेशल स्कूल में, है ना। जो पहले आपने देखा, जो अगर मान लो किसी की दृष्टि सही नहीं, तो उनको जो जो अंधे लोग होते हैं उनके स्कूल में पढ़ाया जाता था, है ना। जो बहरे लोग, उनको उस स्कूल में पढ़ाया जाता था। लेकिन अब जो न्यू रूल्स आए हैं एजुकेशन में, अब क्या होता है, जो विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं उनको विद नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ पढ़ाया जाता है, मतलब सामान्य बच्चों के साथ ही उनको शिक्षा दी जाती है, ताकि ऐसा इसलिए किया जाता है कि उनको फील ना हो कि हम जो है स्पेशल चाइल्ड है, मतलब हमारे अंदर डिसेबिलिटी है। इसी को मिटाने के लिए सरकार ने निर्देश दिए कि नॉर्मल चाइल्ड के साथ जो है स्पेशल एजुकेशन वाले चाइल्ड को भी पढ़ाना चाहिए। अब ध्यान रखना, जब उनको नॉर्मल चाइल्ड के साथ स्पेशल चाइल्ड को पढ़ाया जाता है, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड स्कूल। क्या बोलते हैं इनको? इंटीग्रेटेड स्कूल। इसको इंटीग्रेटेड स्कूल या इंटीग्रेटेड एजुकेशन कहते हैं, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटेड स्कूल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रिय ज्ञान का प्रवेश द्वार। इसी की मैं चर्चा कर रहा था। फेमस कोट है, फेमस लाइन्स है, फेमस स्टेटमेंट है, रूसो के द्वारा दी गई है। तो इंद्रिय ज्ञान का प्रवेश द्वार है, रूसो का, बहुत बार टेट में आता ही है, इस बार भी फंसेगा, ये जरूर देखना। टेट, आर्ट्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल, जेबीटी शास्त्री, उर्दू टीचर, किसी में पंजाबी टीचर, बट फंसेगी इस तरह की स्टेटमेंट रूसो की, है ये इतनी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, संलग्नता एक शर्त है, तो किसकी है? तो कॉन्टिग्यूटी इज वन ऑफ द कंडीशन ऑफ, तो ये लर्निंग की है, ये आपको याद रखना है। संलग्नता किसकी कंडीशन है? तो ये कंटिन्यूटी की है, सॉरी, ये लर्निंग की है कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो लंबी बन रही है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा गाइज, क्योंकि एक एक चीज़ें आपको बतानी चाहिए पड़ रही है, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। बिकॉज अगर मुझे एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगा, एक कमेंट मिला, उसमें बता रहे थे एक भाई, आप भी देख सकते हो उस कमेंट को, पता नहीं, मतलब अभी लेटेस्ट ही वीडियो डाली थी 2-3 दिन पहले, उसमें कमेंट हमारा है कि अगर सर अगर हमारा टेट क्लियर होता है तो उसके लिए आपका बहुत बड़ा क्रेडिट है, मतलब आपको बहुत थैंक यू मिलेगा। तो भैया अभी तो आपने टेट क्लियर भी नहीं किया है। अगर दुआ करते भगवान से कि आपका टेट ज़रूर क्लियर हो, आपके साथ साथ जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, उन सभी का टेट क्लियर हो, ईश्वर से यही कामना करते हैं, और उसके बाद आप कमीशन की प्रेपरेशन करें। तो अगर ऐसा होता है हमारी वजह से, तो हम आप अपने लिए बहुत धन्य समझेंगे कि हमारी वजह से किसी, मतलब दूसरे की हेल्प हो रही है। तो मतलब हमारे लिए इस तरह कमेंट ना गाइज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप, उस भाई ने पिछले कल ऐसा कमेंट नहीं किया, तो हो सकता है कि आज मैं इतनी बेहतर वीडियो नहीं बना पाता। इतने हर एक ईच एंड एवरी ऑप्शन को आप देख ही रहे हैं, मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो किसके ऊपर? तो उसी एक कमेंट की वजह से, उसी एक कमेंट ने मेरे अंदर इतनी मोटिवेशन डाल दिया, मुझे लगा कि नहीं, हमारे साथ ऐसे भी लोग जुड़े हैं जो हमारे ऊपर टोटली डिपेंड है यार। इसका मतलब हमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी भी जिम्मेवारी बनती है यार, कि जो हमारे साथ ऐसे भाई जुड़े हैं उनका विश्वास हम ना तोड़ने, है ना। तो ऐसे जो कमेंट्स होते हैं ना, इसलिए मैं कहता हूँ आप कमेंट जरूर करें। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि डेली आप मेरी तारीफ ही करें। कुछ एक ऐसे एक भाई थे जिन्होंने जो है एक वीडियो मैंने गलती से स्वामी विवेकानंद के बारे में बताई थी, उनमें थोड़ा डेट में उसमें कुछ फ्लक्चुएशन हो गई। एक्चुअली डेट 1853 या 63 में कुछ गलती होगी। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप गलत बता रहे हैं, तो आपको गलत नहीं बताना चाहिए अगर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आए। तो उनका भी हमने रिप्लाई किया, उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखा कि नहीं यार, सच में गलत नहीं देना चाहिए, गलत नहीं बताना चाहिए। हालांकि गलती वो हुई है, हमने, हमारा मकसद नहीं था गलत बताना, वो टेक्निकल, उसको हम टेक्निकल ग्लिच कहेंगे कि गलती से हो गया वो। फिर भी जो उन्होंने नेगेटिव कमेंट दिया हमारे लिए, वो भी एक मतलब बहुत अच्छी चीज़ थी। उन्होंने हमें कम से कम अवेयर तो करवाया, नहीं गलती भी होती है, तो हमें मतलब एडिटिंग में ध्यान रखना चाहिए, वो गलती से एडिटिंग में थोड़ा नहीं हो गया। सुपर सीरीज में करके एक वीडियो आप उसको देख सकते हैं, वहाँ पे हमने वो मिस्टेक की हुई है। तो कि इस तरह के चाहे पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट, लेकिन आपको कमेंट जरूर करने चाहिए, क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं ना, चाहे वो किसी भी सेंस में, वो हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। बहरहाल ये होगी वीडियो की बात, और उस भाई का थैंक यू जिनने भी वो कमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के समाजीकरण में पाठशाला का स्थान होता है। तो द प्लेस ऑफ स्कूल इन सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड इज। गाइज सोशलाइजेशन का भी अपने आप में एक चैप्टर है, जिस तरह का पर्सनैलिटी का एक चैप्टर रहा है, उसको मैं कोशिश करूंगा कि आज शाम को ही, मतलब जस्ट इसके 3 से 4 घंटे के बाद नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा पर्सनैलिटी की, अगर आपका अच्छा सपोर्ट मिलेगा, या तो फिर कल। इसके साथ एक सोशलाइजेशन का, समाजीकरण का भी चैप्टर रहा है करने को, क्योंकि यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी हम करेंगे। बहरहाल इसका राइट आंसर जो होगा परिवार के बाद। गाइस देखिए क्या होता है कि समाजीकरण क्या होता है, सोशलाइजेशन। जब एक बालक होता है, बालक सबसे पहले उसका सोशलाइजेशन होता है उसका परिवार। फर्स्ट जो प्राइमरी फैक्टर ऑफ सोशलाइजेशन है वो परिवार। परिवार में कौन? उसके माँ बाप, दादा दादी, जहाँ पे वो रहता है। उसके बाद होता है उसका पड़ोस, नेबरहुड। कौन सा होता है? नेबरहुड, जिसको हम पड़ोस कहते हैं। पड़ोस के बाद, पड़ोस होता है गाइस सेकेंडरी, याद रखना। प्राइमरी फैक्टर होगा आपका परिवार, फैमिली, और परिवार जो पड़ोस जो होगा वो होगा, ये परिवार हो गया प्राइमरी। उसके बाद जो पड़ोस होगा वो सेकेंडरी, जबकि स्कूल वगैरह जो होता है, स्कूल समाज, वो होगा टर्शरी, यानी कि तृतीय घटक।
तो आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है, पूछा है कि बालक के समाजीकरण में पाठशाला का स्थान क्या होता है। पाठशाला का मतलब ये किस में आ गया, सोसाइटी में आ गया। तो सबसे पहले जो मैंने अभी बताया कहाँ पे होगा, माँ बाप के पास, परिवार के पास, तो परिवार के बाद होगा ना पाठशाला का। ओके, तो यहाँ पे जो नेबर है पाठशाला, वो दोनों सेकेंडरी फैक्टर में ही आएंगे। आई मीन टू से गाइस, अगर आप अभी कंफ्यूज हो रहे हैं, प्राइमरी फैक्टर होगा परिवार ही। परिवार के बाद जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो खेल का मैदान हुआ, चर्च हुआ, मंदिर हुआ। एक क्वेश्चन था इसलिए मैं चर्च का एक एग्जांपल कर रहा, इसी तरह का था। उसमें था दिखा कि चर्च का भी था, खेल का मैदान था, एक माँ था, एक और ऑप्शन था, उसमें इस तरह का पूछा गया था। तो आपको सिंपली याद रखना है, जो प्राइमरी चीज़ होगी, फर्स्ट फैक्टर होगा, वो परिवार होगा। उसके बाद जितनी भी चीज़ होगी वो द्वितीय क्षेत्र में आएगी, है ना। तो इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे शरीर, चरित्र, मूल्य, विचार, व्यवहार, कौशल इत्यादि में क्यों भिन्न होते हैं। मतलब कि वाई डू चिल्ड्रन डिफर इन फिजिक्स, करेक्टर, वैल्यूज, एटीट्यूड्स, स्किल्स इट्सेट्रा। तो फिजिक है यहाँ पे गाइज, फिजिक, करेक्टर। तो गाइज ये सिंपल सी चीज़ है, ये होता है वही चीज़ ड्यू टू हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, वही चीज़ आ गई। मतलब कोई भी अलग है ना अपनी तरह से, कोई भी बच्चा है, जैसे मैंने अभी हर एक चीज़ में भी बता रहा हूँ इस वीडियो में, इंटेलिजेंट है मतलब जिसका आईक्यू ठीक है, कोई लो है, मतलब कोई मान लो इंजीनियर बना, कोई भी बालक इंजीनियर बना। मान लीजिए सिंपल इसको इस तरह एग्जाम्पल से समझो, अगर अभी भी नहीं समझा। मान लीजिए कोई मतलब मानव है, कोई मनुष्य है, उसके दो बेटे हैं, ए और बी। ओके, उसी के बेटे। अब मान लो ए जो है अच्छा पढ़ लिख कर इंजीनियर बनता है, बी भी अच्छा पढ़ लिख कर चोर बनता है। अब दोनों सेम परिवार से आए, सेम अनुवंशिकता से आए, फिर भी जो डिफरेंट आए, हो सकता है ऐसा हो भी सकता है बहुत सारा, है ना। जरूर ना कि दोनों इंटेलिजेंट बने, दोनों चोर बने। हो सकता है कि एक अच्छा मतलब अच्छा नाम कमाता है, दूसरा जो है बुरे कामों में नाम कमाता है। तो वो ऐसा क्यों होता है, उसको बेसिकली उसका प्रॉपर जो वर्ड होगा उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता के चलते होता है। लेकिन फाउंडेशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि उनकी हेरिडिटी या इन्वायरमेंट की वजह से हुआ, उनके अंत्यक्रिया की वजह से उनके अंदर ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो क्या, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी में। बहुत सारे लोगों को यानी कि 80% को ये फार्मूला ही पता नहीं होता, बुक्स में भी ये फार्मूला डायरेक्ट नहीं दिया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्लियर हो गया ना अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था। लर्निंग थ्योरी से थॉर्नडाइक, जैसे मैंने भी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था। ओके, तो इस तरह से गेस्टाल्ट क्या है ये भी मैंने आपको बताया, स्किनर ने दी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, सिंपल आपको याद रखना है, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था, तो थॉर्नडाइक ने दिया था। इसको इसके अलग नाम से भी पुकारा जाता है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी सबसे पहले दी कब गई थी, 1898 में दी थी। ओके, इसको जो संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, इसके अलावा एसआर थ्योरी भी कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। और इसके अलावा गई जो मैंने चिंपैंजी बताया था कि कोलर ने चिंपैंजी सुल्तान के ऊपर दिया था अपना एक्सपेरिमेंट, इन्होंने किसके ऊपर दिया था, तो इन्होंने बिल्ली के ऊपर दिया था, कैट के ऊपर। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान थे, कैट के ऊपर दिया था, हिंदी मीडियम वाले बिल्ली के ऊपर दिया था। और ये सीखने के ऊपर ध्यान देता है। और इसके अलावा जो थॉर्नडाइक ने इसके बाद 3 और लॉ दिए थे। डिटेल वीडियो चाहिए तो लेक्चर को देखें, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। दूसरा था लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। तीसरा था लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि प्रभाव का नियम, जिसमें सुख दुख की बात की गई है, मोटिवेशन की बात, है ना। उनका एक फेमस कोट था कि सफलता से सफलता मिलती है, ये प्रभाव का नियम था। तो क्या ज़्यादा मैं इसमें चर्चा नहीं करना चाहूँगा, वीडियो लंबी बन जाएगी, आपको जो है पार्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों द्वारा बालकों को प्रदान की गई शिक्षा कैसी शिक्षा होती है, तो ऑब्वियस है वो फॉर्मल एजुकेशन होती है, औपचारिक शिक्षा होती है। गाइस दो तरह की शिक्षा होती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। अब देखिए एजुकेशन जरूरी नहीं कि मतलब टीचर ही बच्चे को देता है। हो सकता है कि आपके घर परिवार में अगर कोई आपका भाई है, बहन है, कोई भी आपको कोई नया कॉन्सेप्ट समझाता है, कोई चीज़ समझाता है, जैसे मान लो किसी भी तरह का, जैसे कोई भाई आपको बता देता है, कोई बालक है, मान लो कोई बड़ा लड़का है, कोई छोटा बच्चा है, उसे पूछ रहा है कि हमें दिन और रात क्यों हो रहे। मान लीजिए किसी बालक ने किसी भी तरह से समझा के वालों को बता दिया, तो वो जो तरीका होगा शिक्षा देने, हालांकि उन्होंने तो शिक्षा दी ना, शिक्षा प्रदान, ज्ञान दिया ना, तो एजुकेशन दी, तो जो तरीका है ये, इसको हम इनफॉर्मल कहते हैं। ओके, लेकिन जो स्कूल में दिया जाता है, किसी इन संस्थान में दिया जाता है, कॉलेज में दिया जाता है, यूनिवर्सिटी में दिया जाता है, इंस्टीट्यूशन में दिया जाता है, शैक्षणिक फॉर्मल तरीके से, अच्छे तरीके से, रूल्स में, रेगुलेशन में रहकर, डिसिप्लिन में रहकर, उस तरह की शिक्षा को कहते हैं औपचारिक शिक्षा। समझ गए ना मेरी बात। इनफॉर्मल होता है ऐसा जिसमें मतलब फॉर्मेलिटीज़ नहीं की जाती है, किसी भी तरह से दिया जा सकता है, इनडायरेक्टली दिया जा सकता है। तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जो दी जाने वाली शिक्षा होती है वो कैसी होती है, फॉर्मल होती है। आपको हमेशा याद रखना है, अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र अपनी निजी समस्या को लेकर आपके निवास पर आपसे मिलने की अनुमति चाहता है, तो आप जवाब क्या होगा। तो मान लीजिए गाइज ये जो है साइकोलॉजी का क्वेश्चन, ये सीडीपी का है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें इसी तरह के 1-2 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल कॉमन सेंस लगानी होती है आपको, है ना। मान लो आप टीचर है, क्वेश्चन कहने का मतलब देखो, आपको यहाँ पे शिक्षक बिल्कुल नहीं बोला है, टीचर नहीं बोला है, यहाँ पे सिंपली आपको मतलब
टेक्निकली अलग तरीके से बोला गया है। यहाँ पे देखो एक स्टूडेंट वांट टू शेयर हिज प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम एंड आस्क फॉर परमिशन टू कॉल ऑन यू एट योर रेजिडेंस, व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स। तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? समय ना देना, तुरंत समय देना, छात्र की उपेक्षा करना, उपेक्षा लिखा है यहाँ पे, इग्नोर करना, या इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल है गाइस कि अवॉइड भी आप नहीं कर सकते साइकोलॉजी के हिसाब से, है ना, क्योंकि अवॉइड करना फिर नेगेटिव रेनफोर्समेंट हो जाएगा। गिव एन अप्रिशिएट रेडली, इग्नोर द चाइल्ड, ये भी गलत होगा, ऑप्शन नंबर डी भी। तो यहाँ पे तुरंत समय देना बिल्कुल सही हो जाएगा गाइज। इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। जब भी सीडीपी का क्वेश्चन है इस तरह का, तो आपको लगाना है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या है, मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको हर एक ऑप्शन को सबसे पहले तो चारों के चारों ऑप्शन को पढ़ना है, फिर आपको बार करना है। जैसे यहाँ पे डी तो सबसे पहले बार हो गया, उस तरह समय न देना बार हो गया, शिक्षा की छात्र की अपेक्षा करना मतलब इग्नोर करना, ये भी बार होगा। इस तरह से जो आपके पास लास्ट बेस्ट ऑप्शन बचेगा उसी को आपको टेक करना है। ये तरीका होता है सीडीपी को करने का। ओके, क्योंकि बहुत बार ऐसे होते हैं जो दो ऑप्शन लगते हैं, जैसे ए बी बी बी, यार दोनों हो सकते हैं, तो इनमें से कौन छांटे, तो इनमें से एलिमिनेशन मेथड लगाना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? तो ये अभी मानव व्यवहार का विज्ञान है। वर्तमान में सबसे पहले जो है मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान हुआ करता था, फिर ये इसको स्टडी ऑफ माइंड कहा गया, है ना। उसी तरह से इसको वर्तमान में इसको स्टडी ऑफ बिहेवियर कहते हैं। और किसके द्वारा किया गया था? जो जे.बी. वॉटसन के द्वारा कहा गया है। फादर ऑफ बिहेवियर ऑफ जे.बी. वॉटसन है। डिटेल लेक्चर चाहिए कि किसने कहा था, साइकोलॉजी की लैब कब बनी थी, क्या कुछ, जो आपको बस इंटेलिजेंस का फर्स्ट चैप्टर देखना है, उसमें हमने हर एक चीज़ आपको डिटेल से बताई हुई है। उसमें जैसे कि स्टडी ऑफ सोल किसने कहा था, तो एरिस्टोटल, डिकार्टे, प्लूटो ने कहा था। स्टडी ऑफ माइंड किसने कहा था, तो पोम्पोलॉजी ने कहा था। उस तरह से स्टडी ऑफ कॉन्शनेस मतलब चेतना किसने कहा था, तो विलियम बुंट और विलियम जेम्स ने कहा था। फादर ऑफ रियल साइकोलॉजी कौन है? विलियम बुंट है। क्यों है? क्योंकि विलियम बुंट ने 1879 में लिप्जिंग, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में फर्स्ट लेबोरेटरी एस्टेब्लिश की थी साइकोलॉजी की। इस तरह की कोई भी पूरी भी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप प्ले लिस्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस हेलिंगवर्थ निम्न में से किस कार्य से समर्थ है? तो ये है गिफ्टेड चिल्ड्रन से, तो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? इंट्रोस्पेक्शन। द ओल्डेस्ट मेथड इन साइकोलॉजी इज इंट्रोस्पेक्शन। 2020 के टेट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, नॉन मेडिकल में, तो नॉन मेडिकल या मेडिकल में, तो ये भी आपको याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन है। द ओल्डेस्ट मेथड इन साइकोलॉजी क्या कौन सा है? आत्मनिरीक्षण, जिसको हम इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्टर ने कितने प्रकार की बुद्धि का सुझाव दिया था? तो ये है 8। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से देखो कौन सा है क्वेश्चन, इंटेलिजेंस। तो आपको यहाँ पे सिंपल याद रखना है कि हार्वर्ड गार्टर ने कितने प्रकार की बुद्धि का जिक्र किया था, तो उन्हें 8 प्रकार की बुद्धि का जिक्र किया था। इसके अलावा और क्या चीज़ें आपको याद रखनी है गाइस, कि हार्वर्ड गार्टर ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया था? तो उन्होंने दिया था बहुबुद्धि का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत, इंग्लिश में बोलेंगे इसको मल्टी इंटेलिजेंस। तो मल्टी इंटेलिजेंस है ना, ये बहुबुद्धि मतलब बहुत प्रकार की। तो कितनी प्रकार की? 8 प्रकार की बात किसने की थी? हार्वर्ड गार्टर ने। गाइस इंटेलिजेंस में कम से कम 8 मुख्य रूप से है तो ज़्यादा, लेकिन 8 ऐसे प्रिंसिपल है जो आपको याद होने ही चाहिए, 7 से लेकर 8, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। देखो यहाँ पे दिखा है हार्वर्ड गार्टनर का, क्योंकि बने हुए हैं ना। जैसे स्पीयरमैन ने द्विकारक थ्योरी दी थी, बिने ने एक कारक थ्योरी दी थी, तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत जो आपके कैटल ने दिया था। उस तरह से जो समूह कारक थ्योरी, समूह कारक थ्योरी किसने दी थी? जिसको ग्रुप फैक्टर थ्योरी कहते हैं, तो ये दी थी आपके थर्स्टन ने। उस तरह से बहुकारक थ्योरी किसने दी थी? तो थॉर्नडाइक ने दी थी। डिटेल लेक्चर चाहिए तो वीडियो देखिए, यही मैं कहना चाहूँगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य शब्द किसने दिया था? द टर्म मेंटल हाइजीन वाज गिवन बाय, तो ये दिया था विलियम स्वीटर ने। तो ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। द टर्म होम्योस्टेटस वाज कोइंड बाय, तो ये लॉर्ड कैनिन ने दिया था। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? कैनिन के द्वारा दिया था होम्योस्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोड़े की तस्वीर एक डैश है, तो ये क्या है? ये सिंबॉलिक स्टिमुलस है। सिंबॉलिक स्टिमुलस क्यों है? क्योंकि ये एक तरह की पिक्चर है, इमेज है। जब भी इमेज होती है उसको हम सिंबल में कंसीडर करते हैं, आइकन में कंसीडर नहीं करते, क्योंकि ये पिक्चर है। अगर बनाया गया घोड़ा होता तब जो है आइकन स्टिमुलस होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद, अभी जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हुआ है, पहले भी डिसलेक्सिया का क्वेश्चन आया था, तो रिपीट क्वेश्चन है। ये देखो गाइस, यही चीज़ तो मैं आपको बता रहा हूँ, जेबीटी के ही एक ही दिन में ये क्वेश्चन हुआ, एक ही टाइम में, एक ही दिन में, एक ही मतलब टेट हुआ था, उसी में ही रिपीट हो गया क्वेश्चन। डिसलेक्सिया के 2 क्वेश्चन आ गए। इसलिए तो मैं कहता हूँ जो HP बोस धर्मशाला वाले होते हैं ना, जो ये पेपर कंडक्ट करवाते हैं, इनका मतलब प्रॉपर सिस्टम नहीं है, प्रॉपर चैनल नहीं है, मतलब नए क्वेश्चन नहीं डालते ये। ओके, तो ये क्या करते हैं, रिपीट करते हैं क्वेश्चन, पुराने प्रीवियस पेपर से उठा के नए क्वेश्चन डाल देते हैं। तो टेट वालों के लिए बेस्ट। और इसलिए मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने अभी तक नहीं देखी, यहाँ पे मैं उसका लिंक दे दूंगा,
या फिर आपको आ रही होगी, उसमें मैंने ट्रिक बताए थे कि एचपी टेट का जो पेपर है वो कैसे सॉल्व करें। बिल्कुल बेस्ट ट्रिक है, क्योंकि उसमें मैंने बताया था कि अगर रिपीट होते क्वेश्चन उनको कैसे सॉल्व करें। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो उसको देख ले, वीडियो के लास्ट में भी वो उसका लिंक शो हो जाएगा कि कैसे टेट का पेपर कैसे पास करो, उसको जरूर देख लें, बिल्कुल जरूर देख लें अगर आप टेट देने वाले हैं। तो यही चीज़ होती है। देखिए गाइस, डिसलेक्सिया फिर से आ गया, तो इसका राइट आंसर है रीडिंग डिसऑर्डर में, जैसे मैंने कि अभी आपको पहले ही बताया है। यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए गाइस, आप उस वीडियो को जरूर देख ले यार। ओके, वीडियो के लास्ट में यहाँ पे शो हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। वही चीज़ है गाइस, देखो अभी जैसे मैंने आपको बिल्कुल जस्ट अभी जैसे बताया कि इस तरह का क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से संबंध नहीं है। तो कर्ट लेवन आपको पता है, कोहलर ये आपको पता है, तो आईबी पावलोव ये नहीं है, तो ये इसी का राइट आंसर हो जाएगा। मतलब आईबी पावलोव गेस्टाल्टवादी नहीं है। यहाँ देखो गाइस, यही चीज़ मैंने भी जैसे बताया था ना आपको, वीडियो को जस्ट रिवाइंड करो, वहाँ पे मैंने ये चीज़ें बताई थी किस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान या गेस्टाल्टवादी एक ही चीज़ है। तो हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, तो आईबी पावलोव ने, कर्ट लेवन है, कोलर है, बर्दिमर और कोफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुपर ईगो इज द डायरेक्ट एंथिसिस ऑफ इट, दिस स्टेटमेंट इज। तो ये क्या है, ट्रू, फॉल्स, पार्शली ट्रू या एब्सूट स्टेटमेंट, बेतुका कथन। तो बिल्कुल चीज़ सही है। साइकोएनालिटिक थ्योरी सबसे पहले किसके द्वारा दी थी, तो ये सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इन 3 चीज़ों के बारे में बात की थी, इड, ईगो, घमंड वाला ईगो नहीं है गाइस, ये प्राउड वाला और ईगो है, इड ईगो और सुपर ईगो। तो उसमें जो उन्होंने चीज़ बताई थी, जो इड और सुपर ईगो है ये दोनों आपस में ऑपोजिट है, बिल्कुल इक्वली ऑपोजिट है सुपर ईगो और इड। अब इड क्या होता है थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, वैसे इसके लिए स्पेशल वीडियो आ जाएगी नेक्स्ट, उसके लिए आपको बस 3 काम करने हैं अगर आपको चाहिए। इड होता है गाइस, उसमें जो है इंसान ऐसा नहीं देखता है क्या अच्छा क्या बुरा, उसको वो चीज़ चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बालक दुकान जाता है, उसको वहाँ पे कोई चॉकलेट मान लीजिए पसंद आ गई, उसके पास पैसे नहीं है, तो उसका एक चीज़ होगा डन। डन मतलब पाना, उस चॉकलेट को पाना, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े, कुछ भी उसके लिए, चाहे उसको चोरी करने पड़े, घर से खाने पड़े, घर से मैंने मतलब डांट खानी पड़े, ओके डोंट टेक इट नेगेटिवली, या कुछ और काम करना पड़े, वो करेगा ही, बस उसको वो चॉकलेट चाहिए। जबकि सुपर ईगो है, मान लीजिए वही कंडीशन है, सेम सिचुएशन है, उसके पास पैसा नहीं, उसको चॉकलेट खाना है, तो वो सोचेगा यार मैं अगर ऐसे चॉकलेट नहीं ले सकता क्योंकि बदनामी होगी, मेरे माँ बाप की होगी, मेरा इमेज भी खराब होगा, तो मुझे चोर कहेंगे। तो वो वहाँ पे बातचीत कर सकता है कि जो भी वहाँ पे शॉपकीपर होगा कि अंकल मुझे ये चॉकलेट देनी है, मैं आपको पैसे दे दूंगा, या इस तरह की। मतलब ये दोनों जो है बिल्कुल अपोजिट होते हैं। ये जो है नहीं देखता समाज में अच्छाई बुराई नहीं देखता ईड, ये सिर्फ प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। क्वेश्चन इस तरह का टाइट में पूछा जा चुका है कि जो ईड होता है, जो इदम होता है, हिंदी में इसको इदम कहते हैं, इंग्लिश में ईड को ईड कहते हैं। जो ईड होता है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसको बोलते हैं प्लेजर प्रिंसिपल, मतलब खुशी के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसको अच्छे बुरे से कुछ लेना देना नहीं है, इसको सिर्फ खुशी मिलनी चाहिए, बस वो चीज़ मिलनी चाहिए। तो ओके, आई होप आप समझ रहे हैं। ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चन। मैंने अपनी तरफ से पूरी के पूरी कोशिश की कि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो, डन हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपने वीडियो को एंजॉय किया। अगर शुरू से अभी तक आप लगातार बने हुए हैं तो आपका हाथ जोड़ के मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें। लाइक करने के साथ साथ वीडियो को अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट चाहते हैं। किसी भी तरह का कमेंट नेगेटिव पॉजिटिव ज़रूर करें ताकि आपको मोटिवेशन मिले। वीडियो में बीच में मैंने बताया ना एक कमेंट पड़ा, उसी ने मुझे मोटिवेट किया और आज मैंने आपको इतनी बेहतर वीडियो बनाई। बेहतर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको ये वीडियो अच्छी लगी। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है, वीडियो को शेयर कर लेना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा है, उस बटन को शेयर को जैसे ही करेंगे उसके बाद आपको कॉपी लिंक आएगा, लिंक को कॉपी करना और फिर अपने स्टडी ग्रुप में फेसबुक व्हाट्सएप में आपको शेयर करना है, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ ये आप इसको शेयर कर सकते हैं जो टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये था, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हमें मोटिवेशन मिलती है। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, टेट की प्रिपरेशन को और बेहतर से करिए। जय हिंद।